हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग का यूपीएससी पंचायत का आज चौथा दिन है और आज हम लोग विजन की मैगजीन का जो नवंबर का करंट अफेयर्स है वो डिस्कशन करने वाले हैं। और हम लोग पास बहुत बार मैसेज आ रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, मैगजीन कैसे पढ़नी है, करंट अफेयर्स के कौन से सोर्सेस फॉलो करें। तो देखिए यार, मैं तो बहुत बार आंसर सेम ही देता हूँ हमेशा कि अभी मार्केट में अगर कोई आपको चाहिए पैसा बर्बाद करने के अलावा, अगर आपको कोई अच्छी चीज चाहिए तो विजन की मैगजीन है। और हमने नाम लेते हुए कोई शर्म नहीं है, नाम है विजन, कोई पैसा दे रहा है प्रमोट करने का, लेकिन सबसे बेस्ट मैगजीन अगर कोई है तो यही है। और हम लोग ने अभी जब हम लोग पढ़ भी रहे थे तो हम लोग ने देखा, जो इस बार हम लोग ने मैच भी कराया, जो इस बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस आए थे मेंस एग्जामिनेशन में देख लीजिए आप, चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देख लीजिए, तो मैक्सिमम यहाँ से मिल रहे हैं। विजन से आप देखेंगे अपडेटेड मटेरियल उठा लेंगे जो कि मेंस एग्जामिनेशन से काफी 10 दिन के करीब पहले आया था। जुलाई अगस्त में 7-8 क्वेश्चन लगातार आ गए थे, 7-8 लगातार के पेपर में। हाँ, तो वो हम लोग ने क्या किया है, अभी भी हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए इस बार जो यूपी पीसीएस मेंस में ही क्वेश्चन आया था, सबसे पहला मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि विभिन्न परमाणु अप्रसार संधियों पर चर्चा कीजिए, उनका वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आया हुआ था यूपी पीसीएस में 2020 में। और आप देखेंगे पेज नंबर 33, अगर आप विजन की मैगजीन उठाएंगे पेज नंबर 33 पे देखेंगे नवंबर के, तो आप देखेंगे लाइन से एक ब्रैकेट बनाया और आपको डिक्टो कुछ नहीं करना था, यही उठा के वहां पे कट कॉपी पेस्ट करना था। मतलब ये पेस्ट कर दीजिए और आपका उसमें से 10 में से 8 नंबर तो देगा ही अगर ये पेस्ट कर देंगे तो आपको क्या लिखना था उसमें, पार्शियल टेस्ट बैंक ट्रीटी के बारे में चर्चा करनी थी, एनपीटी के बारे में चर्चा करनी थी, सीटीबीटी के बारे में चर्चा करनी थी, टीपीएनडब्ल्यू के बारे में चर्चा करनी थी, और अगर आप चाहते हैं तो एनएसजी के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का अप्रसार संधि है। तो देखिए वही मैं कह रहा हूं कि इसीलिए हम लोग प्रूफ भी दे रहे हैं, हम लोग भी यही पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई सोर्स और करंट अफेयर्स का नहीं फॉलो करते हैं। इसको एकदम गीता बाइबल की तरह पढ़िए, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है करंट अफेयर्स पे कि कैसे क्या करना है, वहां से आप देख सकते हैं। और मैं एक जो बात बता दूं आप लोग को कि देखिए हम लोग का आंसर राइटिंग प्रोग्राम अभी चल रहा है बहुत तेजी से, और बहुत सारे बच्चों का उसमें बढ़िया रिस्पांस मिला है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5 फरवरी से पहले से ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 5 दिन आप वैसे ही पिछड़ जाएंगे। और साथ ही हम लोग का हिंदी जो लिटरेचर है उसका भी आंसर राइटिंग का बैच 7 फरवरी से आरंभ हो रहा है, तो आप उसे भी चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन लोग शुरुआत करते हैं। 7 फरवरी को ओपन टेस्ट भी है हमारा, जो 7 फरवरी को जो पीटी का जो बैच है, ये 20 टेस्ट वाला, 20 टेस्ट प्रीलिम्स के लिए 2021 के लिए, पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए, वो 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। 7 फरवरी को फुल टेस्ट है। यदि आपको बैच नहीं भी ज्वाइन करना तब भी आप जो हर माह होने वाले फुल टेस्ट है फ्री में, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं या उनको आप दे सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं पहला क्वेश्चन, तो पूछिए आप लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला भारत और परमाणु निशस्त्रीकरण पर ही है कि अभी हाल ही में जो 2 संकल्प भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। अच्छा भाई, पेज नंबर 33 वाला। हाँ, तो था परमाणु हथियारों के प्रयोग के संबंध में निषेध पर अभिसमय और परमाणु खतरों को कम करने के लिए एक संकल्प, ये 2 संकल्प थे जो 1982 और 1982 और 1998 में ये क्रमशः दिए गए थे। और इसको अभी संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त महासभा जो है, उसने इसको अंगीकृत कर लिया है। पहले यहाँ पर थोड़ा ये समझा दीजिए कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है, मतलब परमाणु निरस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य, क्या पूरे तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त कर दिया जाए, या परमाणु जितने भी टेक्नोलॉजी होती है उनको समाप्त कर दिया जाए? देखिए, परमाणु अप्रसार से मतलब 2 तरीके का अप्रसार होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल अप्रसार और एक हम कह सकते हैं वर्टिकल अप्रसार, है ना। तो वर्टिकल अप्रसार में क्या होगा, वर्टिकल अप्रसार में बात करेंगे तो एक कोई कंट्री है जैसे यूएसए है, तो यूएसए क्या करेगा, अपना परमाणु जो उनके पास जो आप कह सकते हैं जो संख्या है वो कम करेगा, और निशस्त्रीकरण अगर कहेगा, पूर्ण निशस्त्रीकरण, तो उसमें 0 करेगा उसको। अप्रसार का मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अप्रसार में क्या करेगा, मान लीजिए अभी 1200 हथियार है, तो अभी जैसे न्यू स्टार्ट संधि लागू होने वाली है, जो बिडेन प्रशासन करने वाला है रसिया के साथ, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं वर्टिकल अप्रसार है। और हॉरिजॉन्टल अप्रसार की बात करेंगे तो देश एक से दूसरे में न जाने से रोकें। तो आप जैसे देख सकते हैं कि चाइना ने भेजा था ईरान में, चाइना ने नॉर्थ कोरिया को दिया था, पाकिस्तान अप्रसार किया था, तो इससे रोकने का ये है। अब इसके लिए कई सारी संधियां हैं, जैसे एनपीटी की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल अप्रसार रोकता है कि केवल 5 के पास रहेगा और किसी को मान्यता नहीं देगा, लेकिन ये विभेदीकृत है, इसलिए भारत साझी नहीं करता है। एनएसजी अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात करें तो ये भी हॉरिजॉन्टल अप्रसार ही देखता है कि भाई जो 30 लोग हैं उसके अलावा हम किसी को
देंगे और ये ईंधन को देखता है कि ईंधन का प्रयोग जो है परमाणु हथियार बनाने में न होकर के उसके शांतिपूर्ण प्रयोग को। हाँ, और इसके लिए वो भी ट्रीटी है, फिसाइल मटेरियल ट्रीटी। हाँ। फिसाइल मटेरियल ट्रीटी भी है ना। तो ये सब है, हालांकि एक दो चीजें इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि मतलब आंसर लगभग कंप्लीट था, है ना। ठीक है, तो और कुछ पूछिए, फिर चलिए शुरू करते हैं। मतलब हाँ, पहले इसमें ये है कि एनपीटी और सीटीबीटी में भारत शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। बिल्कुल। जैसे पूछ सकता है यूपीएससी की निम्नलिखित में से कौन कौन सी संधियों में भारत शामिल है, तो एनपीटी पे भारत ने तो भारत किसी में नहीं है। हाँ, नहीं, भारत ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है, इसमें क्या है? उसमें वो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट तो हर चीज के डिसआर्मामेंट पे है ना, केवल परमाणु डिसआर्मामेंट पे नहीं है, सब है। हाँ, वो जिनेवा संधि के अंतर्गत आता है क्या? जिनेवा के अंतर्गत आता है ना कॉन्फ्रेंस ऑन लेकिन डिसआर्मामेंट। भारत ने सीटीबीटी पे साइन नहीं किया है, नहीं। एनपीटी पे भी साइन नहीं नहीं। किया, ये दो प्रमुख पे साइन नहीं किया है। एनपीटी तो हम कह सकते हैं वास्तविकता में आ भी चुकी है, मतलब एनपीटी लागू हो चुकी है, लेकिन भारत ने साइन नहीं किया है। सीटीबीटी तो अभी लागू ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने भी साइन नहीं किया। अमेरिका ने भी लागू नहीं किया, तो सीटीबीटी तो अभी लागू भी नहीं हुई है। ठीक है, तो पहले टॉपिक पर आ जाते हैं। आप इस लाइन से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पेज नंबर 21, आप लोग भी जो लोग डिस्कशन देख रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसका पेज नंबर 21 वो ओपन कर लें आरसीपी और वहां से हम लोग प्रारंभ करें। 21 है कि 20 है? 17, पेज नंबर 17। ठीक है, पेज नंबर 17 से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं आरसीपी से। डिस्कस स्टार्ट करते हैं। हाँ, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्विज फॉर्मेट में होगा डिस्कशन, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ डाउट्स बताए जाएंगे। आरसीपी में कितने देश शामिल हैं इसमें? इसमें कुल 15 है। भारत है? कौन कौन से हैं? नहीं, भारत नहीं है। भारत नहीं है। अच्छा, तो आसियान आसियान के साथ 5 है। ठीक है, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, हाँ। न्यूजीलैंड, चीन, जापान, जापान, दक्षिण कोरिया। ठीक है। उत्तर कोरिया नहीं है, दक्षिण कोरिया। ये वो हम confuse अच्छा, ये बताइए आसियान में, आसियान के संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? 5 सदस्य। आसियान के 5 संस्थापक हैं। कौन कौन से? अब म्यांमार को हटा दो। मैं तरीका बता दे रहा हूँ कैसे याद करना है। तो देखिए, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया साथ साथ में है ना, तो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया नहीं है। ब्रुनेई, म्यांमार नहीं है। अब ब्रुनेई नहीं, ब्रुनेई नहीं, तिमोर, क्योंकि तिमोर नया बना है। तिमोर नया बना है कि ब्रुनेई नया बना है? तिमोर। कंबोडिया तो सबसे लास्ट मेंबर है इसका। हाँ, कंबोडिया सबसे लास्ट में है। तो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया वो तो बगल अगल जो पड़ोसी है वो तो नहीं है, सिंपल सी बात। म्यांमार भी नहीं है। अब एक बचता है, या तो ब्रुनेई या तो तिमोर, इन दोनों में से एक नहीं। तो मेरे हिसाब से ब्रुनेई नहीं है। ब्रुनेई नहीं है। हाँ, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 इसके संस्थापक हैं। ठीक है। तिमोर तो है नहीं शायद। तिमोर अभी नया कंट्री बन रहा है ना, आसियान में है। अच्छा, अभी कंट्री बनी नहीं है, इंडोनेशिया से अलग होकर ईस्ट तिमोर बन रहा है। ठीक है, कंट्री ब्रुनेई, ठीक है। तो ये तरीका है, मतलब 5 बगल वाले पड़ोसी ब्रुनेई है। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार हटा और दे। एक ब्रुनेई, ये संस्थापक नहीं है, बाकी सब जो है संस्थापक। 5। और वहीं पे एक बनता है गोल्डन ट्रायंगल, जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में बहुत ज्यादा पूछता रहता है। तो कौन कौन सी देश है? लाओस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, एमएलटी मिलके ट्रायंगल बनाते हैं। तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया लिख के आए थे। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये मैंने भी गलती किया था। अच्छा, ये यहाँ पर और यहाँ पर यूपीएससी ये अर्धचंद्राकार ट्रायंगल। हाँ, वो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अच्छा, ठीक। हाँ, आईपीए, तो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये भी अफीम उत्पादन की हाँ, है। वो अफीम उत्पादन या हथियार उत्पादन है, तो दोनों एक दूसरे को ट्रायंगल और गोल्डन ट्रायंगल बिल्कुल से। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, प्रश्न यहाँ पर भी है जो थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा सकता है कि भारत आरसीईपी से खुद को अलग क्यों किया है, क्या क्या कारण है उसके, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू बता दें। और ये फिर एक और पूछ सकता है इस पे कि क्या भारत संरक्षणवाद की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, और एक ऐसे भी आ सकता है कि दुनिया डीग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रही है कि नहीं। तो एक एक करके हम लोग शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं कि आरसीईपी पे भारत ने क्यों नहीं साइन किया। क्यों अलग हुआ है? तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोग पहले तो सेक्टर वाइज एनालिसिस कर सकते हैं कि कृषि में क्या प्रॉब्लम हो रही है, एग्रीकल्चर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में। तो अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं, यानी एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर की बात हो रही है, भाई भारत में वैसे ही कृषि काफी तनाव में है। और अगर हम लोग आरसीईपी पे साइन कर लेते हैं, खास करके जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिलेंगे और भारत में पार्ट देंगे, तो पूरा इंडिया में पार्ट देंगे, तो ये जाएगा हमारा। और स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा ये कि Price. चाइना जैसे देश कृषि उत्पादों के लिए अब मतलब पिछले दरवाजे से बैन कर सकते हैं इसको। हाँ, वो लगा देंगे, नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे फाइटोसैनिटरी मेजर लगा देंगे, है ना, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी दोनों मेजर्स लगा देंगे।
फिर इसी प्रकार है कि व्यापार घाटा चीन के साथ हमारे लगभग $50 बिलियन से ज्यादा चीन के साथ ही व्यापार घाटा है। ठीक है। आसियान देशों को मिला लिया तो 100 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये भारत का बहुत बड़ा व्यापार घाटा क्रिएट करेगा। बेसिकली इसमें हम लोग को फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे और ये आंसर लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि देखा जाए तो 2008 के बाद हम लोग ने आसियान से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, हम लोग ने जापान से साइन किया है, हम लोग ने क्या कहते हैं दक्षिण कोरिया से साइन किया है, तो हम लोग का सबके साथ घाटा रहा है और सबके साथ घाटा बहुत तेज से बढ़ा है। हाँ, उसका नुकसान भी है ना। जैसे अभी चाइना क्या करता है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के माध्यम से भारत में सामान बेचता है। हाँ, और यही मैं प्रॉब्लम का नियम जो है एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होती है, रूल्स ऑफ ओरिजिन वाली बात थी। और भारत ने कह रहा था कि रूल्स ऑफ ओरिजिन के ये रूल होने चाहिए, तो मना कर रहा था, वो मानते नहीं, मान नहीं रहे थे। तो और आसियान के साथ अभी हमारा शायद केवल सेवा क्षेत्र में वो आया ना, FDI मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों हो चुका है आसियान के साथ, 2010 में 2012 में हुआ है कुछ। सेवा वाला उन्होंने माना नहीं है, क्योंकि जैसे फिलीपींस जैसे जो देश है वो सेवा क्षेत्र में इंडिया जैसा ही मतलब उत्पादन अच्छा करते हैं, तो उन लोग मार्केट ओपन कर देंगे तो इंडिया वहां पे अपना सामान पाड़ देगा। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि बैलेंस अप्रोच नहीं है। तो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में जो हमारे लघु उद्योग है, जो क्या कहते हैं स्टील इंडस्ट्री है, वो सब डूबने लगेंगे। तो ये मेनली हम कह सकते हैं 3 सेक्टर और एक हम लोग ऐसे आंसर लिखेंगे इसका, 3 सेक्टर बताएंगे और एक बता देंगे रूल्स ऑफ ओरिजिन के। एक पॉइंट और लिख सकते हैं जियो पॉलिटिकल पॉइंट की, अगर आरसीईपी का जो प्रावधान है उसमें ये है कि एमएफएन का दर्जा देना पड़ेगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। तो भारत चाइना को दर्जा नहीं देना चाहता है, क्योंकि इस वजह से भारत इससे पीछे हटने का प्रयास कर रहा है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तो शायद भारत दे चुका है ना, चाइना को अलग से पहले ही दे चुका है। चाइना के पास है, चाइना के पास है ये है, पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से तो अभी हटाया, वो तो जब WTO में साइन किया था भारत तभी दिया था। लेकिन भारत एक ये कंडीशन रख रहा था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा है वो हटाया जाए इस आरसीईपी के टीम। हाँ, वो इसलिए भारत क्या करता है, हाँ, स्पेशल आरसीईपी का कुछ खंड है, आरसीईपी का एक खंड और आरसीईपी का एक और खंड है कि डेटा का स्थानीकरण जो भारत का कार्यक्रम है, भी भारत लोकलाइजेशन में जोड़ दे रहा है डेटा पे, वो ही प्रभावित होने वाला है, क्योंकि जापान सपोर्ट करता है। ओसाका का भी हुआ है, तो जापान सपोर्ट करता है डेटा। जितने भी कंट्रीज उनके साथ व्यापार घाटे में ही है भारत, इसलिए भी वो चाह रहा है कि एमएफएन हटा ही दिया जाए। हाँ, वो व्यापार है। और फिर चाइना के साथ अपनी जो अलग से समस्याएं होती हैं, जैसे सीमा विवाद सीमा विवाद हो गया, फिर हथियारों का तस्करी वगैरह हो गया, सस्ते सामानों से बाजार को पाटना हो गया, ये सब अभी अपने साथ आई। तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव बताइए कि क्या होगा ऐसा नकारात्मक प्रभाव। जैसे एक नकारात्मक प्रभाव होगा कि वैश्विक व्यवस्था से जुड़ाव, क्योंकि हम अगर वो पड़ोसी देशों से हट जाएगा भारत, चाइना का प्रभाव दूसरा उपभोक्ताओं को उन कंट्रीज पे थोड़ा चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। हाँ, चाइना का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि चाइना वहाँ एक बड़ा लीडर बन के उभरेगा, जो कि भारत में भी वो कुव्वत की बन सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारत पर अभी वो क्षमता नहीं है कि वो लीडर नेतृत्व करे। लेकिन एक और इसका कारण आएगा, एक नेगेटिव इफेक्ट ये आएगा कि जो भारत के कस्टमर है उनको जो उत्पाद मिलेंगे वो महंगे मिलेंगे, एक तरीके से दीर्घकालिक तौर पे, दीर्घकालिक तौर पे, क्योंकि जब मोनोपोली हो जाएगी तो भारत में नुकसान होगा, फिर वो अपने मन। और ये भी एक इफेक्ट पड़ेगा, क्वाड जो संगठन है, क्वाड में क्या है, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जो कि आरसीईपी में शामिल है। तो आरसीईपी से भारत हट रहा है, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया से जो संबंध है वो थोड़े खराब होने की आशंका यहाँ पर हो सकती है। हाँ, ये है बिल्कुल सही, अभी बन रहा है वहां पे जियोपॉलिटिकल एक इशू हम लोग तो ये हम लोग लिखेंगे विपक्ष में था कि नहीं हो रहा है भारत में। हम लोग तो अभी तक ये डिस्कस किया था कि भारत क्यों नहीं साइन कर रहा है, तो हम लोग सेक्टर और इंडिया दे चुका है, मतलब यहाँ पे मैंने गूगल सर्च करके देखा, इंडिया ने एफएम का दर्जा दिया है, 2001 में ही दे रखा है। हाँ, 2001 में चाइना को दे रखा है। अभी रिवोक करने की बात चल रही थी, लेकिन रिवोक किया नहीं गया, क्योंकि बड़ा फिर भारत की संरक्षणवादी छवि भी, मतलब भारत ये हम लोग विपक्ष में थे। भारत आरोप लगाता लेकिन है पाकिस्तान से तो एमएफएन का दर्जा शायद छीन चुका ना, वो तो छीन लिया है 2019-18 में पुलवामा के टाइम। पुलवामा के बाद। बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न। आगे की राह पे ये बता सकते हैं कि आरसीईपी पे भारत को विचार अभी मतलब हटना नहीं चाहिए। वैसे भारत अभी पूरी तरह से नहीं हटा, व्यापार वार्ताओं में शामिल होगा, आरसीईपी से शामिल हो सकता है, शामिल होने के रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं। तो एक बार ये दूसरी चीज है कि द्विपक्षीय वार्ताओं को और देखना, कहाँ जो अपने हित के मुद्दे हैं और जो टकराव के बिंदु हैं उस पर थोड़ा सा भारत को काम करने की। अच्छा, चलिए प्री का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा आंसर। रूल्स ऑफ ओरिजिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे ध्यान देना है। पहला कथन ये, WTO डिफाइन करता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होने चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है उसका अर्थ है कि किसी देश में उत्पाद 30%
लोकल प्रोडक्शन होना चाहिए तो हम रूल्स ऑफ ओरिजिन मान लेंगे, तो कौन सा कथन सही पहला है? तो गलत है, दूसरा सही है। WTO डिफाइन नहीं करता है। हाँ, WTO दोनों गलत है। दोनों गलत है। हाँ, वो असल में होता ये है ना कि कोई भी देश हाँ, अपना देश के हिसाब से करता है। जो चाहे वो हम और समझौते में रख 10% सकते हैं, नहीं कुछ भी रख जब सकते पहला हैं, वाला स्टेटमेंट में गलत कह रहे हैं तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो ही जाएगा। होगा WTO ही। डिफाइन नहीं करता तो कौन डिफाइन करेगा? कोई फिक्स कोई सही define नहीं। नहीं हाँ करता इसका मतलब। बिल्कुल लॉजिक भी लगा सकते थे। हाँ, तो ये लॉजिक वाला प्रश्न हो गया। प्री वाला। अब चलिए नेक्स्ट दो नंबर शुरू करते हैं अगला। अगला है आसियान भारत शिखर सम्मेलन। अभी 70वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ था। अच्छा कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकता है? वर्चुअल वर्चुअल हुआ था। हुआ था। सब तो वो मतलब- इसके पिछला वाला तो भारत में हुआ था ना? आसियान नई दिल्ली में। शिखर नहीं हाँ। 16th से ऊपर था कि इसके भारत में हुआ था। उसमें भारत में वो रायसीना वार्ता होती है आसियान न्यू के दिल्ली साथ। डायलॉग था। वो हाँ न्यू दिल्ली डायलॉग होता है, रायसीना अच्छा, डायलॉग ठीक होता है, है। वो नहीं था। वो ये नहीं था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था 2021 से 2025 तक भारत और आसियान मिलकर क्या क्या करेंगे, इसमें उसके लिए बात कार्य करेंगे। योजना बनाई गई। 16th शायद थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड में बैंक किंगडम ऑफ हाँ, थाईलैंड। ठीक है, हम लोग चेक किए हुए थे। हाँ, ठीक ये क्वेश्चन प्री में पूछता है यूपीपीसीएस इसमें में। विशेष पूछा तो जैसे क्षेत्र अगर देखा जाए कि भारत और आसियान के जो क्षेत्र हैं, मतलब किस किस क्षेत्र में दोनों सहयोग कर सकते हैं, तो एक तो सांस्कृतिक सहयोग हो गया, हाँ। दूसरा आर्थिक हो गया, तीसरा परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में भी हो गया, ठीक है। धीरे धीरे देशों के साथ कर रहा है, कर भी दूसरा रहा है। सुरक्षा, वियतनाम में भारत रशिया की सहायता से लगा रहा है। बांग्लादेश हालांकि ब्रह्मोस और बांग्लादेश हालांकि मतलब आसियान का पार्ट नहीं है, लेकिन एक जो जानकारी है रूपपुर संयंत्र है बांग्लादेश में, परमाणु ऊर्जा, वो भारत और रशिया रशिया मिलकर मिलकर लगाना, बिल्कुल। तो एक ही हो गया, फिर दूसरा इसके अलावा आईसीटी हो गया। हाँ, जैसे कालाधन मल्टी मॉडल भी तो आ जाएगा ना आसियान के हाँ साथ ही। ये आएगा ब्लू इकोनॉमी पूरा, हाँ, एक ब्लू इकोनॉमी सागर कर दृष्टिकोण। दीजिए। हाँ सागर दृष्टिकोण। सागर दृष्टिकोण हो गया। हाँ, ठीक है? बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन से निपटने में, क्योंकि सभी देश उससे पीड़ित हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, चीन को बैलेंस करने में भी रोल निभा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जितने है। भी आसियान देश लगभग चीन से सीमा विवाद या ऐसे प्रकार के टसल रहे हुए दक्षिण हैं। चीन सागर वाला मेरे ध्यान में फिर से एक प्री का प्रश्न हाँ, बन रहा बोलिए है। सर, बोलिए, बिल्कुल, तो चलिए जल्दी बताइए कि क्रा कैनाल निम्नलिखित में से किस देश में उपलब्ध क्रा है? कैनाल, ठीक है। और ये चीन का आपने नाम दिया था, इस वजह से क्वेश्चन दिमाग में आया, तो आप ही बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन दिया जा रहा है, तुक्का मारिए अगर नहीं आता है मैं तो हाँ मतलब मामला है तुक्का। तो आंसर है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और अगला हो जाएगा सिंगापुर। मैं कह सकता हूँ हाँ गेस करिए। थाईलैंड। मतलब बहुत फर्जी ऑप्शन क्रा दे रहा है। कैनाल तो चीन में तो होगा, नाम से ही लग रहा था कि नहीं, चीन बना रहा है थाईलैंड को बीच में से काट के क्रा कैनाल बना रहा है। जाने के लिए रास्ता। हाँ। बिल्कुल, वो मैं पे एक बार दिखा हाँ, दूं। ये है सर, यहाँ पर देखिए। यहाँ पे तो नहीं इधर इसमें दिखा देते ना, इसमें मतलब हाँ, हालांकि इसमें इसमें दिखा एग्जैक्टली है नहीं, मतलब एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन मतलब लोकेशन पता है। जैसे ये है ना, तो यहाँ एकदम पतला सा जो जगह ये चाइना काट के इसको बना रहा है और क्रा इससे फायदा कैनाल। क्या होगा मालूम है कि अंडमान निकोबार से भारत का एक रास्ता बन सकता है इधर, क्यों ऐसा बन लेकिन सकता है? भारत इसको क्यों यूज करेगा? Access ये तो नहीं- चाइना अपनी सिक्योरिटी के लिए बना रहा है, Accessible नहीं हो क्योंकि सकता। ये देखिए इधर एक बार दिखाइए, मैं बताता हूँ। इधर क्या ये है मलक्का स्टेट, ये है सुंडा ठीक स्टेट। है। अभी इनको इधर से जाना पड़ता है। अच्छा इधर है सिंगापुर, यहाँ पर है सिंगापुर, और सिंगापुर का चांगी जो बेस है वो इंडिया काफी पटती है, बना रहा है। इंडिया से भी पटती है, अमेरिका से भी पटती है, तो चाइना को हमेशा डर लगा रहा था कि यार यहाँ तो कभी बैंड भी बजा बिल्कुल। देंगे। उनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रा कैनाल ये मतलब काफी बना है। अच्छा हो सकता है। हाँ ठीक है। तो चलिए। भारत और आसियान के बीच चिंता के क्या क्या मुद्दे हैं? तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया ही था, जो भी आरसीपी के देश थे आसियान वही के, सब तो clear about- वही है जैसे जैसे लगभग इसमें हो जाएंगे व्यापार घाटा, और चीन का एक प्रभाव हम लोग अलग से लिखेंगे, क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है जुड़ आसियान जाएगा। में। हाँ एक जुड़ अच्छा जाएगा। भारत के साथ एक समस्या ये है ना कि भारत अपने पड़ोसी देशों से जितना भी संबंध बनाता है, जैसे मानिए भारत श्रीलंका में कोई विकास कार्य कर रहा है, फिर अफगानिस्तान में कार्य कर रहा है, तो बहुत लेट करता है, और इस वजह से क्या होता है बाकी देश जो होते हैं वहां में प्रभाव ज्यादा कर रहे हैं। जैसे मानिए भारत श्रीलंका में कोई प्रोजेक्ट का काम कर रहा है, 20 साल से अटका हुआ प्रोजेक्ट, तो ये भारत की बहुत कमी है जो पड़ोसी देशों के साथ वो अच्छा संबंध नहीं बना पा रहा है। लेकिन नई सरकार तेजी से काम कर रही है, और अभी जो बदलता वैश्विक परिदृश्य उसमें वैक्सीन कूटनीति को भी आपने उत्तरों में लिख के अपने उत्तर को पुख्ता बना। एक जो बात बोली थी, इसका एक स्टेटमेंट बोल रहा था कि इंडिया प्रॉमिसेस बस चाइना डिलीवर्स। हाँ। इसको मतलब कोट कर ये सकते इसका statement है। हैं, एक स्टेटमेंट है कि इंडिया प्रॉमिसेस चाइना डिलीवर्स, तो ये हम लोग का मतलब अभी कूटनीति का। जैसे वहाँ पे जो ये कौन सा देश है, मालदीव में भारत ने तुरंत सहायता दी। फिर हाँ वहाँ पे- भारत ने वैक्सीन कूटनीति तो बहुत अच्छी की है। वैक्सीन कूटनीति भी, और ये जैसे कोट जो करेंगे पैसे- हम लोग। जो पैसे सागर स्कीम के तहत भारत एक कार्य कर रहा है। लेकिन बेसिकली हम लोग को भटकना नहीं चाहिए, बेसिकली हम लोग को इसी पे रहना चाहिए। दूसरी बात ये ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पीछे हो रहा पीछे हो है, रहा है। लेकिन जो करंट वाली चीज है तो भारत कर रहा है अच्छे से, तो दोनों लिख सकते मतलब कहने का मतलब ये है कि आरसीपी से बाहर होने के बाद भी जो द्विपक्षीय संबंध बिगड़े थे वो भी एक तरह से वैक्सीन कूटनीति से बन ही बिगड़ रहा है गए अच्छा, हैं। वापस, हाँ। तो इसको अपने उत्तर में लिखना है, मतलब लिखना है, दोनों लिखना है, दोनों जरूरी है अपनी अपनी अच्छा, जगह। आसियान कंट्री को अरेंज कर देते हैं नॉर्थ साउथ में, सारे सारे बहुत को नहीं, मुश्किल एकदम है। नॉर्थ का पकड़ देते हैं, एकदम साउथ का पकड़ देते हैं। तो भारत बताइए में हमारा रख दीजिए।
साउथ में आप रख लीजिए, बताइए वैसे नहीं, बताइए। असल में ऐसे नहीं रख सकते ना, सब राजधानी mix है। राजधानी के हाँ, साथ कोई सिटी या तो कैपिटल रख सकते सिटी हैं। या तो सिटी बेस्ट सिटी जो सबसे बड़ी सिटी है वो, ठीक है। या फिर हम लोग रख सकते हैं राजधानी, क्योंकि ऐसे तो सब मिले ना भाई, थाईलैंड इतना लंबा चौड़ा जा रहा है, अब वो तो बीच में इंडोनेशिया पकड़ लिया कैपिटल जाए। पूछता है एग्जाम में, कैपिटल को अरेंज करने में हाँ, पूछता है। जनरली कैपिटल। तो इसी से याद आया क्वेश्चन की वियतनाम किसका कैपिटल है? वियतनाम नहीं 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 नहीं, ये लाओस। लाओस का है शायद। हाँ, लाओस का है। वियतनाम का नहीं है, कंफ्यूजन हो रशिया जाती है ठीक है। बार-बार, ठीक है। लाओस का है। हाँ, जो ये वियतनाम, लाओस या कंबोडिया में से किसी का है। एक मिनट तब अच्छा, देख। कंफ्यूजन हो गया क्या? नहीं, मतलब ऐसे जस्ट पूछ रहा था कि लाओस नहीं, मतलब वियतनाम में नहीं नहीं है। आया, ध्यान हाँ। रखना। भारत के लिए आसियान का महत्व क्या क्या हो सकता है? महत्व तो देखिए, सब लिखेंगे, जियो पॉलिटिकल, सांस्कृतिक इकोनॉमिकल, कल्चरल की बुद्ध सांस्कृतिक महत्व जो कूटनीति। चोल काल में पूरा वहां तक था, कंबोडिया वगैरह से आगे तक। हाँ। ठीक है, सांस्कृतिक महत्व हो गया। इंडोनेशिया में जो संस्कृति है वो भारत की अनुवर्ती है। फिर आप समुद्री सुरक्षा बता सकते हैं सागर दृष्टिकोण के संदर्भ में। बिल्कुल। फिर विदेश नीति का केंद्रीय लुक एट Act East हो हाँ, एक्ट ईस्ट हो गया। लाओस का है हाँ कैपिटल बिल्कुल। वियतनाम। फिर निवेश जो भारत में निवेश है वो आसियान देशों से आ रहा है, जैसे लगभग आप सिंगापुर तो सबसे ज्यादा वहीं से आता है। असल में टैक्स हेवन भी बात होगी ना, टैक्स हेवन कंट्री हाँ, भी है। फिर हमारा जो है जैसे कुछ जैसे सेवा क्षेत्र में हमारी अच्छी है और उन लोगों को भी फिलीपींस को छोड़ दिया जाए तो सेवा क्षेत्र उनको चाहिए ही। ठीक है, फिर सुरक्षा वाला दृष्टिकोण हो जाता है दक्षिण चीन सागर में, जो भारत ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है वियतनाम और इन सब देशों को अपना। ठीक है, ये वाला। फिर अच्छा, एक चीज बस एक बार रुकूंगा, मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो वीडियो डिस्कशन डेली है वो सुबह 9 बजे से रहेगा लाइव। ठीक है, मतलब लाइव हम लोग प्रीमियर करते हैं तो लाइव नहीं रहता है असल में, लेकिन लाइव की तरह होता है। तो हम लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं, आपकी कोई क्वेरी होती है तो हम लोग वहाँ पे आपको रिप्लाई करते हैं तुरंत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मुझे लगता है हम लोग ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी का ऑप्शन होता है। हाँ, तो हम लोग ने ये ऑप्शन आप हाँ, बताया अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आप अगर अगले वीडियो में कुछ और डिस्कशन करवाना चाहते हैं या किसी अन्य मुद्दों पे वहाँ पे चाहते हैं बताएं। तो आप वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है? आगे हाँ, बढ़ते और हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा ब्रिक्स देशों में। तो आप भारत आसियान का खत्म हो गया लगभग, आगे की राह बता देना कि भारत को भी करने की जरूरत है, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ बोलते हैं ना न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। तो भारत को भी वहाँ काम कहना ही नहीं चाहिए, करते हुए दिखना भी चाहिए। तो अब अगला लास्ट टॉपिक पे चलते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जो है कब बना था, ये कौन से बताएगा? 2005 में 2001 में 2001 में बना था वहां से। नहीं, ब्रिक था ना, ब्रिक था, ब्रिक 2001 में बना था। साउथ अफ्रीका का ब्रिक। इसके 6वें सम्मेलन में और वो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था। एनडीबी। साउथ अफ्रीका जुड़ गया था 5वें सम्मेलन में। ऐसा ही है ना, चेक कर लीजिए और नहीं, कंफर्म। 2001 में ब्रिक बनाया गया था। ब्रिक और ब्रिक्स कब बना था? 2010 में अफ्रीका को शामिल किया गया था। 2010 में किया गया था। हाँ, बिल्कुल। तो ब्रिक जो है 2001 में बना था और ब्रिक्स 2010 में बना था और 6ठे सम्मेलन में 2014 में हाँ, ब्रिक्स बना है फाइनल। नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना न्यू था। डेवलपमेंट बैंक 1 साल बाद बना था, यानी 13 में ब्रिक्स बना था। नहीं, ब्रिक्स तो बना एक बार कंफर्म करके बता दिया जाए ताकि सबको किसी कंफ्यूजन ना हो। ब्रिक्स 2010 में बना था कंफर्म। ब्रिक्स 100% और ब्रिक 2001 में बना था, ये भी कंफर्म है। और एनडीबी एक बार देखना पड़ेगा। 2013-14 में बनाया गया था। 14 में 6वां ब्रिक्स। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछेगा ना, पता है क्या, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक नहीं संघाई नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक नहीं, संघाई में नहीं, ब्राजील में होना चाहिए। बीजिंग में ब्रिक्स ब्राजील में भारत के मुखिया थे केवी थॉमस, वो तो था बीजिंग। देखिए, इसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, नहीं, बीजिंग। ये बताया था मैंने कई बार हम लोग डिस्कशन करते थे। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी लास्ट में आता है तो बीजिंग। इसको ब्रिक्स नाम देंगे तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एक है आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, AIIB है ना, और एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट मनीला में है। नहीं, तो ये है ब्रिक्स वाले का है संघाई में। ब्रिक्स क्योंकि एस आता है लास्ट में। हम अब क्लियर हो रहा है वापस, क्योंकि ये दिमाग में नहीं है, ये दिमाग में एक बार मैं रोक के सबको मैं बताना चाहता हूँ। असल में ये क्या होता है, हम लोग को दिमाग में मेंटल मैप बनाना पड़ता है, नहीं तो ऐसी चीजें याद नहीं है। तो मेंटल मैप के हिसाब से आंसर इसका है AIIB, लास्ट में आता है बी, तो इसका मतलब हुआ बीजिंग। और यहाँ पे ब्रिक्स लास्ट में आता है एस, इसका मतलब संघाई। तो ये आंसर होना चाहिए। हम लोग ब्रिक्स को एनडीबी जब पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन होगी। तो ये नियोमोनिक से आता है, क्योंकि AIIB का आप नाम चेंज नहीं कर सकते, तो वो बीजिंग में है, उसका दिमाग एकदम श्योर है। बाकी आप लोग एक बार सर्च कर लीजिए, सर्च करके एक बार कंफर्म करके अपने दर्शकों को बता दिया जाए कि हाँ भाई। और इसका सबमिट कैसे होता दक्षिण है? अफ्रीका 2013 में शामिल हुआ था। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डबरन में डरबन
2014 में बैंक बनी है एनडीबी बैंक। लेकिन यार ये विजन के नोट्स में दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2010 में इसमें शामिल किया गया था। कोई नहीं, मतलब ठीक है, ये दक्षिण पूछेगा ही अफ्रीका नहीं। में शामिल किया गया, यहाँ भी लिखा है। ये कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ये नहीं पूछेगा यूपीएससी कभी या यूपी पीसीएस ये नहीं पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका को किस साल शामिल किया गया। मतलब दिमाग खराब हो 10 साल हुआ है ना, तो पूछ भी सकता है। 10 साल हुआ तो सकता पूछ भी नहीं। यूपी से कोई ठीक है, पूछ भी सकता है। कोई बात नहीं, अब बताइए और अगला क्वेश्चन पूछिए। तो एक ही हो गया। अब ब्रिक्स का भारत के लिए महत्व बताया जाए, इस पे थोड़ा सा। हाँ, ब्रिक्स का क्या महत्व हो सकता है भारत के लिए? देखिए, एक सबसे बड़ा महत्व मैं बताता हूँ कि सुरक्षा की पॉइंट है। जैसे क्या कि भारत और चाइना में जब विवाद चल रहा था, उसमें भी भारत ब्रिक्स के स्तर पर जो है चाइना से वार्तालाप कर रहा था वहां पर। तो बातचीत हो, एक मंच है। फिर दूसरा अंतर्महाद्वीपीय हो जाता है, एक अंतर्महाद्वीपीय संगठन है। आपका एशिया, अफ्रीका, सब जगह से और दक्षिण अमेरिका से भी देश जुड़े हुए हैं। एक चीज जो स्पेशल यहाँ पे दिख रही है कि लोकतांत्रिक देशों और साम्यवादी देशों के बीच का भी मंच है, क्योंकि रसिया भी है, चाइना भी है, और ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत भी है। तो ये 3 और 2 का एक कॉम्बिनेशन भी है कि इसका भी मंच है। हालांकि हम लोग अपोजिट भी लिख सकते हैं, इसको दोनों लिख सकते हैं कि यार ये बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, होगी एक मत नहीं है, मतलब सब अपने मन की करते हैं। तो दोनों, मतलब ये भी चीज है। और रही बात की बैलेंसिंग अप्रोच भी कि रशिया, भारत, और इससे रही बात और महत्व हम लोग और डायमेंशन में लिखेंगे। एग्जैक्टली, एक तो इसमें हम लोग लिखेंगे ना, एक हम लोग इकोनॉमिक्स हेडिंग डालेंगे, आर्थिक महत्व। हम लोग बेसिकली ना, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछे महत्व का, तो हेडिंग डालिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, है ना, ये महत्व लिखेंगे तो हम लोग पॉइंट बनेगा। जैसे आर्थिक महत्व हम लोग लिख सकते हैं, इसमें 2 चीजें, एक एनडीपी न्यू डेवलपमेंट है, दूसरा कंटिजेंसी जो रिजर्व एग्रीमेंट है, जो कि कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट है, वो काम करता है आईएमएफ की तर्ज पे, जो मॉनेटरी फंड है, मतलब $1 बिलियन तत्काल ऋण, मतलब लघुकालिक ऋण देता है अर्थव्यवस्था को अस्थिरता से बचाने के लिए। आईएमएफ के तरीके पे काम करता है। लेकिन जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो वर्ल्ड बैंक के तरीके से काम करता है, और वो लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन लोन देता है विकासशील देशों को। हाँ, तो हम लोग ये ऐसे आंसर लिखेंगे ना, तो अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। ऐसा लोग रैंडम लिखना शुरू करेंगे तो दिक्कत है। जैसे चिकित्सा सहयोग बता सकते हैं हम लोग। 2015 में 7वें ब्रिक्स सहयोग जो वो था, सम्मेलन था, उसमें बनाया गया था कि हम लोग एक साथ ब्रिक्स देशों के लिए वैक्सीन और इस प्रकार के अनुसंधान वगैरह के लिए कार्य करेंगे। तो एक चिकित्सीय सहयोग हो गया, आकस्मिक कोष व्यवस्था सर ने बताई दिया था। फिर ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नव प्रवर्तन के लिए एक मंच प्रदान करता है। यूनेस्को में परमानेंट सीट के लिए भी। हाँ, यूनेस्को नहीं, यूएनएससी में परमानेंट नहीं बोल रहे हैं, बढ़िया है। और यूएनएससी में, हाँ, यूएनएससी में, क्योंकि चाइना से हम डिपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक ये वाला हो गया। चुनौतियां इसके लिए क्या क्या हो सकती हैं? चुनौती देखिए, सबसे पहले चुनौती ये है कि अभी कोरोना के टाइम पर क्या हुआ कि चाइना को लेकर बड़ा थोड़ा सा अच्छा माहौल नहीं क्रिएट हुआ था उस टाइम पे। तो एक चुनौती। दूसरी चुनौती ये है कि चाइना जब ये हुआ तो साउथ अफ्रीका वाले जो लोग हैं, चाइना में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये चीन में सांस्कृतिक लेवल पर थोड़ा सा सांस्कृतिक टकराव भी टकराव ज्यादा यहाँ पर हो गया। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण, मतलब भारत में खुद ही चीन को, भारत में जब से ये भारत नहीं लगभग सारे देशों में थोड़ा सा संदेह की नजरिए से देखा जा रहा है। और इसका ये कारण, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि चीन की जो महत्वाकांक्षा है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, तो सारे देश संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए एक सहयोग का बात हो जाता है कि एक तो कहने के लिए सहयोग है, एक दिखने वाला सहयोग है। और एक जो और बड़ी बात है यार, ये कोई आर्थिक वार्थिक मंच नहीं है, मतलब इसमें कोई कंक्रीट काम नहीं किया गया है, यहाँ कोई व्यापार समझौता नहीं चल रहा है, कोई बातें नहीं चल रही है इन चीजों पे। भाई हाथी के दांत खाने को बस खाते रहो, वही दिखाने वाला कुछ और है। ठीक है, देखिए। तो दूसरा ये कि पूंजी की भी कमी है इनके पास। ठीक है, आपस में कम व्यापार भी है, ये भी सब एक समस्या है। ठीक है। फिर आगे की राह में बताया जा सकता है कि संस्थानीकरण की एक प्रक्रिया हो ब्रिक्स देशों की, और इसको एक जैसे स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिन क्षेत्रों में जो आगे हैं, उस देशों में मंच बनाकर कि वो देश उसका लीडर है। ठीक है। और आगे आप अन्य देशों के लिए सहयोग करें, क्योंकि एक बड़ा मंच तो है ही। हाँ, बड़ी 5 तब से तेज बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो अब आज इस डिस्कशन को अब इसी पे यहीं पे रोकते हैं। ठीक है। तो आप लोग इस चैनल जो भी वीडियो है इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपका जो ये लाइक और शेयर वाला जो वो है, वही हम लोग को थोड़ा प्रोत्साहन देगा, ताकि हम लोग नए टॉपिक से साथ आए जो यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस और मेंस में बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हम लोग अपना जो करंट अफेयर्स की जो हम लोग की टेस्ट सीरीज है, उसे हम लोग ने सबके लिए ओपन फ्री में रख दिया। बिल्कुल दोनों की फ्री है, दोनों का फ्री कर दिया है। तो उसके लिए आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ओपन टेस्ट का, उसको ज्वाइन करना वहाँ पे टेस्ट पेपर और मॉडल आंसर भी मौजूद है। हाँ, दोनों मिलते हैं। और ओएमआर भी आप भर के दे सकते हैं। इवन हम लोग ने 3 दिन तक जो हम लोग का आंसर राइटिंग बैच है वो भी फ्री रखा है,
तो 3 दिन तक कोई भी आंसर लिख के वहां पे अपलोड करेगा तो उसकी कॉपी चेक हो जाएगी। और आप चाहें तो उसका पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद। जय जय हिंद, जय भारत।